Good morning, students. The next topic after environmental appraisal is corporate and business analysis. In this lecture, we will discuss about the quantitative and industry analysis of the business. क्योंकि कोई भी अगर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या बिजनेस पॉलिसी के लिए, हमें एनवायरमेंटल अप्रेजल के बाद कॉम्पिटिटिव अप्रेजल करना, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. So here in this particular lecture we are going to discuss about the industry analysis and corporate analysis through a very special model, very important model, that is Porter's 5 force model analysis. So the competitive environment refers to the dynamic system in which an organization competes and operates. This system is generally referred to as an industry or a strategic group. कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो होती है, इट इज अ सेट ऑफ दोज पर्टिकुलर कंपनीज और फर्म विच प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर. इंडस्ट्री मतलब सेट ऑफ कंपनीज जो एक ही प्रकार का, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बना रही है, एक ही तरीके के गुड्स या सर्विस में डील कर रही हैं. ओके, सो कंपटीशन हमेशा सिमिलर काइंड ऑफ चीजों के बीच में होता है हमेशा. ओके, कभी भी जो डिफरेंट होती हैं चीजें उनके बीच में कंपटीशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि डिफरेंट तरीके के चीजों में कंपैरिजन उतना इजी नहीं होता है. लेकिन जो सेम टाइप की, सिमिलर टाइप की चीजें होती हैं, थिंग्स होती हैं या गुड्स या सर्विसेज होते हैं, उन्हीं में हम कंपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन कंपेयर माजा विथ स्लाइस. माजा इज अ प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कोका कोला एंड पेप्सी जो है वो बनाता है आपका स्लाइस. तो ये दोनों अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट हैं बट सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, तभी हम इनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. सो इंडस्ट्री इज अ सेट ऑफ कंपनीज और अ ग्रुप ऑफ फर्म्स विच प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर. तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स बोलते हैं या स्मॉल ग्रुप ऑफ फर्म्स बोलते हैं. इन्हीं पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स होते हैं, कुछ जो स्पेशल कंपनीज होती हैं, जो लीडिंग कंपनीज होती है, दीज आर द स्ट्रेटेजिक ग्रुप. वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ओके, सारे सेलफोन्स बनाने वाली कंपनीज का जो एक ग्रुप है या सेट है, उसको हमने बोल दिया मोबाइल इंडस्ट्री. लेकिन मोबाइल इंडस्ट्री में से भी वो कंपनीज जो स्मार्टफोन्स बना रही है यूजिंग एंड्रॉइड एज देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट बिकम्स द स्ट्रेटेजिक ग्रुप as they compete on similar technological platform when compared with the rest of the firms that manufacture first generation cell phones. जो पुराने वाले होते थे उनके कंपैरिजन में जो अब सेलफोन, जो स्मार्टफोन्स बनाने लगे, वो स्ट्रेटेजिक ग्रुप में लीडिंग कंपनीज में आ गए. लेकिन अब तो फिर देखा कि धीरे धीरे जो पुराने वाले सेलफोन्स थे, दे आर ऑलमोस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द मार्केट एंड नाउ ऑल द कंपनीज आर मैन्युफैक्चरिंग द स्मार्टफोन्स. तो स्मार्टफोन्स भी बहुत कॉमन हो गया. अब उसमें भी कुछ एक और एडवांस्ड वर्जन आ गया आपका, वो पर्टिकुलर स्मार्टफोन्स जो कि आई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, iOS दे रहे, लाइक आईफोन्स जो है, विंडोज फोन्स जो है, तो ये थोड़ा अलग तरीके के हो गए. ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन डिफाइन व्हाट इज एन इंडस्ट्री. क्योंकि जो अब ये पर्टिकुलर हम लेक्चर स्टडी करेंगे कॉर्पोरेट एंड बिजनेस एनालिसिस, यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एंड इंडस्ट्री एनालिसिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो टू नो व्हाट इज इंडस्ट्री एनालिसिस, सबसे पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट था कि इंडस्ट्री क्या होता है. इंडस्ट्री सेट ऑफ कंपनीज होता है जो सेम टाइप के गुड्स या सर्विसेज में डील करता है, उनको मैन्युफैक्चर करता है या एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट बनाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोर्टर्स 5 फोर्स फ्रेमवर्क. पोर्टर 5 फोर्स फ्रेमवर्क माइकल पोर्टर ने दिया था और उन्होंने इसको एज एन एनालिटिकल टूल यूज किया था कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए, उसको असेस करने के लिए. दिस फ्रेमवर्क हेल्प्स the organization to determine the intensity of the rivalry. मतलब जो कंपटीशन की जो इंटेंसिटी, कितने डिग्री में कंपटीशन चल रहा है, कितनी ज्यादा कंपटीशन है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 5 फोर्सेस होते हैं, 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर
ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है। ओके, और इसी से पता चलता है कि एक न्यू एंट्रेंट के लिए, कोई नया पर्सन, कोई न्यू एंटरप्रेन्योर अगर एक बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो उसके लिए इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए क्या इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी उसको वहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है, प्रॉफिट पोटेंशियल्स उसके क्या है इंडस्ट्री में। तो इसके लिए उन्होंने 5 फोर्सेस बताए थे। तो पहला जो है इसमें है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कंपनी। ओके, तो पहला है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। जो एग्जिस्टिंग कंपनी उसका पहला कॉम्पिटिटर है या जो पहला थ्रेट है वो है कि अगर सपोज जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके सामने कोई नया कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाता है, कोई नई कंपनी आके खड़ी हो जाती है, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ जो कस्टमर बेस है वो तो सेम है, सेम कस्टमर्स है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो कुछ ना कुछ उसके कस्टमर्स उस नए ब्रांड के टुवर्ड्स शिफ्ट हो सकते हैं और दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करने लग सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग फर्म है इसका मार्केट शेयर डाउन हो जाएगा, इसकी सेल्स कम हो जाएगी, इसके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। ओके, दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर। अगर बार्गेनिंग पावर बायर की स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं जो उसके प्राइसेस हैं और सेल्स रेवेन्यूज है और प्रॉफिट्स हैं कंपनी के, उस पर उसका असर पड़ेगा। ऐसे ही एक थर्ड जो कॉम्पिटिटिव फोर्स है दैट इज द बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। अगर जो सप्लायर है जो कि रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहा है, ओके, तो अगर सप्लायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है और वो जो है अपनी ही कंडीशंस पर प्राइस और क्वांटिटी को सेट कर रहा है, तो इट ऑल्सो बिकम्स अ चैलेंज फॉर एनी कंपनी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि ये एक बैकवर्ड प्रोसेस है, एक बैक एंड प्रोसेस है। अगर यही प्रॉपर नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो फाइनली सेल्स एंड प्रॉफिट हैम्पर करेंगे कंपनी के। देन द नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। तो जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके साथ में ही कुछ एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स भी होंगे इंडस्ट्री में उसके, जो कि उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑन द सेम रेंज ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी ऑल्सो। तो ये भी एक तरीके का कंपटीशन दे रहे हैं, एक थ्रेट दे रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को। तो दीज पर्टिकुलर फोर्सेस कम एज अ थ्रेट टू द कंपनी। Okay, so these are the 5 forces: threat of new entrant, bargaining power of the buyers, bargaining power of suppliers, threat of substitute products or services, intensity of rivalry among firm in an industry। ठीक है, ये जो 5th वाला पॉइंट है ये हमने थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया है, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म और द इंटेंसिटी ऑफ द राइवलरी। राइवलरी मीन्स होता है कॉम्पिटिशन। ओके, सो सपोज कोई पर्टिकुलर फर्म है या कंपनी है जो अपने आप में सिंगल कंपनी है, उस इंडस्ट्री में सिंगल मैन्युफैक्चरर है, उस पर्टिकुलर एरिया में सप्लायर है उस प्रोडक्ट की, तो देयर विल बी अ मोनोपोली ऑफ दैट फर्म इन द इंडस्ट्री। तो वहां पर इंडस्ट्री ऑफ राइवलरी बहुत कम होगा, तो जो 5th वाला फोर्स है ये कम होगा। लेकिन जितनी ज्यादा कंपनीज उस इंडस्ट्री में होंगी तो इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी उतनी ज्यादा होगी, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन उतने ही कम होंगे। ओके, ऑन टू द इवोल्यूशन ऑफ strength of these forces, a high force can be looked upon as a threat as it reduces the profitability, whereas a low force would mean as opportunity। तो ये जो 5 forces हैं इसमें जो intensity of forces हैं, all these 5 factors, वो हाई फोर्स अगर है तो थ्रेट्स उतने ही ज्यादा होंगे प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने के लिए कंपनी के लिए, उसकी सक्सेस के लिए, और ये फोर्सेस अगर लो हैं तो उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है उतनी ज्यादा होंगी प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट फोर्स दैट इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। सी, कोई भी बिजनेसमैन है वो आपके बिजनेस को देख के उस पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए अट्रैक्ट हो सकता है, वहां के प्रॉफिटेबिलिटी देख के और ग्रोथ पोटेंशियल देख के वो अट्रैक्ट हो सकता है। एनी इंडस्ट्री दैट हैज द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड इज परसीव्ड टू बी प्रॉफिटेबल टेंड्स टू अट्रैक्ट न्यू एंट्रेंट्स। अब मान लीजिए न्यू एंट्रेंट्स आ जाएंगे, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड व्हाट विल हैपन, द कंपनी हैज टू शेयर इट्स सर्टेन पोर्शन ऑफ द ग्रोइंग सेल्स एंड द मार्केट शेयर विद द कॉम्पिटिटिव फर्म्स, जो कि उसके लिए क्या है, लॉसफुल है और एक थ्रेट है अपने आप में, जिससे उसके सेल्स वॉल्यूम पर, उसके रेवेन्यू पर और फाइनली उसके जो प्रॉफिट्स हैं उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो
अब हर एग्जिस्टिंग कंपनी ये चाहेगी कि न्यू एंट्रेंट्स इंडस्ट्री में ना आए, तो ना आए इसके लिए दो फैक्टर काम करते हैं। एक होता है एंट्री बैरियर्स और दूसरा होता है कि जो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग फर्म है उसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या है एग्जिस्टिंग फर्म का। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉसिबल एंट्री बैरियर्स फॉर द न्यू एंट्रेंट्स। तो पहला होता है ब्रांड बेनिफिट। ब्रांड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और कस्टमर्स उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जितने ज्यादा लॉयल होंगे, उतना ही ज्यादा न्यू एंट्रेंट्स के लिए मुश्किल होगी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ Johnson & Johnson company. Johnson & Johnson, as we know that it is a very well known and renowned brand and the best brand of baby care segment in the world, and it is ruling for last 60 years. And you also know that the companies like Marico, Dabur, Wipro and हिमालय बेबी केयर के भी आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। ये सारी डिफरेंट कंपनीज हैं जिन्होंने अपना हाथ आजमाया है। दे हैव ट्राइड देयर हैंड एट बेबी केयर बट विथ द लिटिल सक्सेस। इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन जो है ये एक ऐसे सेगमेंट में डील कर रहा है जहां पर जो बेबी है इज वेरी डेलिकेट एंड द मदर्स डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क with their baby's health and they don't want to experiment on their baby's body and health. So इसलिए क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन पहले से एक ट्रस्टेड ब्रांड है, that is why people are sticking on to जॉनसन एंड जॉनसन। तो बाकी जो कंपनीज हैं ये सब कॉम्पिटिटर्स आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या, इन सब के लिए क्या है, ये एक एंट्री बैरियर है जो जॉनसन एंड जॉनसन का ब्रांड बेनिफिट है। दूसरा इसमें एंट्री बैरियर हो सकता है कि एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं एफएमसीजी कंपनीज का या ऑटोमोबाइल सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर जिन कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जो न्यू एंट्रेंट है उसके लिए उस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से इंडस्ट्री में मार्केट को पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लेस। लेस किसका प्रोडक्ट है? पेप्सिको का है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्लाइस है आपका, पेप्सी के और भी ये सब प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे ही पेप्सी का प्रोडक्ट जो है आपका लेस भी है, लेस पोटैटोज। तो लेस पोटैटोज जो है इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हियर देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बिंगो आईटीसी। एज फार एज क्वालिटी इज कंसर्न तो ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, बट क्योंकि आईटीसी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट इज वाई इट बिकेम एन एंट्री बैरियर फॉर आईटीसी। आईटीसी इज बिंगो। ऐसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल मारुति सुजुकी का भी देख सकते हैं कि इंडिया में मारुति सुजुकी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो मारुति सुजुकी के ब्रांड्स हैं ऑटोमोबाइल में वो बहुत ज़्यादा सेल आउट होते हैं एज कम्पेयर टू द सिमिलर रेंज प्रोडक्ट्स ऑफ अदर ऑटोमोबाइल कंपनीज। थर्ड इज द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है ये भी अपने आप में एक एंट्री बैरियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम इंडियन एविएशन की बात करते हैं तो वहां पर जो आपका एयर इंडिया है उसने और बाकी जो प्राइवेट फ्लाइट्स हैं उनके लिए एक एंट्री बैरियर किया हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं ले सकते, तो इट बिकम्स एन एंट्री बैरियर फॉर अदर फर्म्स इन द एविएशन इंडस्ट्री। दैन द नेक्स्ट एंट्री बैरियर इज स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट आर अ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। ओके, तो ऑब्वियसली अगर कोई पर्टिकुलर कस्टमर एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे स्विच करता है तो उसमें उसकी कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है, कुछ ना कुछ उसकी कॉस्ट आती है, जो कि न्यू एंट्रेंट्स के लिए क्या है, एक एंट्री बैरियर है। ठीक है, दिस कॉस्ट मे बी बिकॉज ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड बाय द एग्जिस्टिंग फर्म एंड द लेवल ऑफ कन्वीनियंस दैट अ कस्टमर एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक कस्टमर है जो ऑलरेडी बहुत टाइम से एक ब्रांड को यूज कर रहा है, वो उसके लिए वो उसको बहुत सूट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैगी। मैगी इज अ नेस्ले प्रोडक्ट। ठीक है, हम नेस्ले का यूजुअली सभी लोग मैगी यूज करते हैं, बट अगर हम उसकी जगह पे नॉर या कोई दूसरा येप्पी या कुछ दूसरा ब्रांड लेते तो हमें सोचने में लगता है, बट बिकॉज this particular product is very cheaper and having a very small price, so we can take the risk. But
if the switching cost is very high, for example if someone is using an Hyundai car और वो मारुति या दूसरे किसी ब्रांड पे अगर वो स्विच करता है, वहां पे उसको वो बेनिफिट्स, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तो उसको अपनी स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लग सकती है, तो वो रिस्क नहीं लेगा. देन सम अदर एंट्री बैरियर्स में बी द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ओके, जो हो सकता है एग्जिस्टिंग फर्म ने अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में ऑलरेडी पहले से कुछ डिफरेंशिएशंस रखे हुए हैं, उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, ब्रांड वैल्यू वो इतनी ज्यादा है कि और कोई न्यू एंटेंट उसकी जगह ले ही नहीं सकता. देन इकोनॉमीज ऑफ स्केल में भी वन थिंग कि जो पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग ब्रांड है वो एक कॉन्ग्लोमरेट है, उसका इतना लार्ज स्केल का बिजनेस है कि उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है उससे, और जो न्यू एंटेंट है उससे पहले तो इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ेगी बहुत लार्ज स्केल पर, जिसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट आएगी. तो ये भी एक कैपिटल रिक्वायरमेंट भी एंट्री बैरियर है कि पीपल डोंट गेट द फाइनेंसेस एंड द फंड्स टू स्टार्ट अप अ न्यू वेंचर. देन द नेक्स्ट फोर्स में बी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. ओके, अब हमने दो फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया अभी तक. एक हमने किया इसमें आपका हमने एक ही पहले ही डिस्कस किया है विच वॉज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इस न्यू एंट्रेंट के थ्रेट को हम इन डिफरेंट एंट्री बैरियर से कोप अप कर सकते हैं बिजनेस में. देन जो दूसरा एंट्री बैरियर है दैट इज जो दूसरा कॉम्पिटिटिव फोर्स है किसी भी बिजनेस के लिए, वो है बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स. अगर सप्लायर ही आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड ना करे तो हाउ द बिजनेस विल हैपन. ओके, बिजनेस की आप कल्पना भी नहीं कर सकते अगर सप्लायर्स विल नॉट सप्लाई द बेसिक इनपुट्स. सो द सोर्सिंग in any industry is amongst one of the most essential activities of a business. Organizations have a large dependence on the suppliers and later has the ability to influence their profitability. तो बहुत जगह देखा जाता है कि जो सप्लायर्स होते हैं उनकी मोनोपोली होती है और बहुत से बिजनेस सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, रॉ मटेरियल की सप्लाई पे. जहां पर लैक ऑफ सप्लायर्स हो जाता है, लैक ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, तो वहां पर बिजनेस पॉसिबल नहीं हो पाता है करना. ओके, मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस ही नहीं होता, बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इफ देयर विल बी नो सप्लायर. सो द सप्लायर्स डिसीजन ऑन प्राइस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, पेमेंट एंड डिलीवरी टर्म्स are the various factors that influence the buyer's profit potential. बायर कौन है यहाँ पे? इंडस्ट्रियल बायर है, जो कि एग्जिस्टिंग कंपनी है जो सप्लायर से एज अ रॉ मटेरियल बाय कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे बायर एक एंड कंज्यूमर नहीं है, यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल बायर जो कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं. तो जो बायर यानी कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके प्रॉफिट पोटेंशियल जो है सप्लायर के डिसीजन पे डिपेंड कर रही है अल्टीमेटली, और वही जो है प्रॉफिट ट्रेंड्स को भी इंडस्ट्री में डिटरमाइन करेगा. ओके, सो जो सप्लायर ग्रुप है उनकी जो मतलब फैक्टर्स रहते हैं डिफरेंट, वो क्या क्या हो सकते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ द सप्लायर्स प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल हियर वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोना कोयो स्टीयरिंग सिस्टम्स लिमिटेड. ये एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्टीयरिंग्स का, कार में जो स्टीयरिंग यूज होती है पैसेंजर कार्स में उसके लिए. ठीक है, और ये जो है ये सप्लाई करता है स्टीयरिंग इंडिया में मारुति सुजुकी को, टोयोटा को, हुंडई, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, जनरल मोटर्स एंड महिंद्रा रेनॉल्ट को, इन सारी कंपनीज को. तो इनकी क्या हो गई? एक मोनोपोली हो गई सप्लायर की. इसकी ऑलरेडी ये एक रिनॉन्ड ब्रांड है स्टीयरिंग्स का, ये इन सारी कंपनीज को ऑलरेडी कर रहा है. अब इसमें कोई न्यू एंट्रेंट अगर सोचे कि भाई मैं इसमें मतलब एज अ सप्लायर आ जाऊं तो नहीं आ सकता. ओके, या फिर ये जो जितनी सारी कंपनीज हैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, अब ये सोचे हम कहीं दूसरे सप्लायर के पास जाए, सो दे कैन नॉट ऑल्सो रिलाई एंड ट्रस्ट ऑन अ न्यू supplier brand and experiment on the basic part of their car. Then the next supplying factor is the greater concentration among the suppliers. हाईली कंसंट्रेटेड इंडस्ट्री वो होती है जहां पर कुछ ही पर्टिकुलर फर्म्स डोमिनेट करती हैं. ओके, सच फ्यू फर्म्स होल्ड greater control to influence the industry
as the larger share of industry's output vests in their hands. So highly concentrated industry मतलब कि बहुत ही कम कंपनीज हैं जो कि ओवरऑल मार्केट को होल्ड करी हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में कुछ ही एग्जांपल है। इंडियन ऑयल हो गया आपका और ONGC हो गया। तो दीज आर सर्टेन ब्रांड्स जो कि पेट्रोलियम में मेजर सप्लायर है इंडस्ट्रीज में, और यही जो नेम्स हैं वो डील करते हैं। देन द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायर टू द सप्लायर ग्रुप। अब ये थ्रेट ऑफ सप्लायर इस पर भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि जो सप्लायर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन जो बायर हैं वो कम होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका बायर है उसकी मोनोपोली रहती है। ओके, तो इस केस में क्या होता है कि जो सप्लायर है उसकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहती। इन केस द परचेजिंग इंडस्ट्री बाइज ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सप्लायर्स ग्रुप्स प्रोडक्ट, then the importance of buyer to supplier will be less. For example, the tire industry. Tire industry में ऐसा होता है, the sale of bicycle tires is relatively more important as compared to the automobile tires. क्योंकि bicycle tires जो हैं वहां पर क्या है कि ज्यादा लोग परचेजिंग कर रहे हैं। Then the next is threat of फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बाय द सप्लायर। अब ये भी होता है कि कई बार जो सप्लायर है वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लेता है। कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कोई टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो टीवी सप्लायर के साथ में टाई अप कर सकती है। ओके, अ सिचुएशन वेयर द सप्लायर्स आर केपेबल ऑफ मूविंग अप the value chain and may think of doing a business that their buyers are already into, puts the buyers in a disadvantaged situation. ठीक है, एक recent example है Ranbaxy Laboratories का, which has decided to move from manufacturing of bulk drugs and formulation of retailing of drugs through its own chain of retail stores and Fortis Hospital Pharmacy. तो अब ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो कि रेनबैक्सी लेबोरेटरी ने फोर्टिस ग्रुप के साथ में टाई अप कर लिया और उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया हॉस्पिटल्स के साथ में और रिटेल स्टोर्स के साथ में। तो जो सप्लायर था रेनबैक्सी वो इसके साथ में मर्ज हो गया। ओके, देन हाई स्विचिंग कॉस्ट फॉर बायर्स। इन दिस केस द कॉस्ट टू द बायर ऑफ स्विचिंग सप्लायर इज हाई because of supplier's advantageous position or by the nature of supplies itself. Then the next competitive force in the Porter model is bargaining power of the buyer. Buyer, आपको पता है buyer कौन है? जो customer है। The buyer in an industry individually or collectively is supposed to have a strong bargaining power when they can force a reduction in the price of the supply and demand a higher quality product, or is being able to seek more value for their purchase in any way. On the other hand, a low buyer bargaining power enables the supplier to pass the price increase to the buyer or make the buyer to accept products and services at a low quality while having a higher price. So the bargaining power of buyer is increased in following circumstances. तो ये भी एक फोर्स है। सपोज बार्गेनिंग पावर एक हाई फोर्स में होगी, बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी बायर की, तो भी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज पे प्रेशर पड़ेगा प्राइसेस को कम करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अफेक्ट होगी। तो जो बायर की बार्गेनिंग पावर है डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड और अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। व्हेन देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन द सप्लाईज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द बायर्स प्रेशराइज द सप्लायर ऑन द प्राइस रादर देन द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, नोइंग दैट दे कैन ऑलवेज फाइंड ऑल्टरनेटिव सप्लाई। जब बहुत सारे सप्लायर्स हैं और उनके प्राइसेस में और क्वालिटी में मोरलेस बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फिर वो ऑब्वियसली जो भी उसका पर्टिकुलर सप्लायर है वो उससे प्राइसेस कम करने के लिए करेगा, क्योंकि उसको पता है वो इंडिफरेंट है। अगर वो नहीं करेगा तो वो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास भी जा सकता है। देन द ग्रेटर कंसंट्रेशन इन बायर्स इंडस्ट्री। ओके,
बायर की जो इंडस्ट्री है उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंड बाइंग वॉल्यूम आर हाई। जब हाई वॉल्यूम में कोई बायर परचेजिंग करता है तो भी प्राइसेस कम करने की बात करता है। फॉर एग्जाम्पल द कैश एंड कैरी फॉर्मेट रिटेलर्स दैट एंजॉय एग्रीगेट डिमांड exert massive pressure on its suppliers margin. Then the third is threat of backward integration by buyers. Okay, तो जो buyers हैं उनको ये भी थ्रेट रहता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन का कि जो बायर है वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको रेनबेक्सी और फोर्टिस हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया, तो फोर्टिस हॉस्पिटल क्या कर रहा था, रेनबेक्सी के साथ में वो कर रहा था, तो उसने रेनबेक्सी को ही अपने में इंटीग्रेट कर लिया, मर्ज कर लिया, उसको मर्जर एक्विजिशन कर लिया, ओके, टेक ओवर कर लिया। हियर द बायर्स इन ऑर्डर टू होल्ड देयर पोजीशन स्ट्रॉन्गर इन द मार्केट में इंटीग्रेट देयर बिजनेस बैकवर्ड दैट इज क्लोज टू द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल की तरफ या सप्लाई की तरफ आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कह रहे हैं, और जब कोई कंपनी अपने परचेजर कस्टमर के टुवर्ड्स अगर इंटीग्रेशन करे तो उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये भी एक थ्रेट होता है बायर की तरफ से कि वो अपने सप्लायर के साथ में टाई अप कर सकता है, और फिर हो सकता है वो हमसे रॉ मटेरियल परचेज ना करके वो खुद ही टाई अप कर ले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए टेक्सटाइल कंपनी में गो इन फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन बाय हैविंग इट्स ओन थ्रेड प्रोडक्शन। तो टेक्सटाइल कंपनी क्या कर सकती है, खुद ही थ्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को परचेज कर सकती है। तो ये है। देन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ सप्लायर्स कॉस्ट स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर सप्लायर के कॉस्ट स्ट्रक्चर की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है तो ये भी अपने आप में एक थ्रेट है फ्रॉम द बायर। देन द कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिविटी। ठीक है, यूटिलिटेरियन जो कस्टमर्स होते हैं आर द वन हु सीक वैल्यू एंड आर जनरली प्राइस सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव होते हैं, थोड़े से भी अगर आपने प्राइसेस बढ़ाए, बाकी लोग कम प्राइसेस पे कर रहे हैं तो फिर वो तुरंत स्विच कर सकते हैं क्योंकि क्वालिटी इज द सेम। देन थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स की तरफ से, जैसे कि मैंने अभी आपको बेबी केयर प्रोडक्ट्स का एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट का भी ले सकते हैं। ठीक है, अ फर्म इज नॉट ओनली एक्सपोज टू द कॉम्पिटिशन फ्रॉम विद इन बट ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स ऑल्सो। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट से भी जो है थ्रेट रहता है। जैसे कि अगर हम बेबी केयर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो एक मार्केट रिसर्च में ये पाया गया कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने स्मॉल बेबीज के लिए, लिटिल बेबीज के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही बेबी केयर प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं, बट आफ्टर अ पर्टिकुलर एज क्या हो रहा है कि वो बच्चा जब 2 या 3 साल का हो रहा है तो फिर वो अपने ही जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं वो बेबी के लिए यूज़ करने लगे थे। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में बेबी के लिए जॉनसन बेबी केयर सोप वो लाएंगे, जॉनसन एंड जॉनसन का सोप लाएंगे, उसके लिए क्रीम लाएंगे, बट जब वो 2 या 3 साल का हुआ तो फिर वो जो सोप खुद यूज़ करता है उसी से अपने बेबी को भी वो बाथिंग कराने लगेंगे और उसकी केयर करने लगेंगे, उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, जो बेबी केयर प्रोडक्ट्स हैं उसकी सेल अपने आप ही कम हो जाएगी। So this is a threat to the substitute products. So that's all about today's lecture. Thank you, students.